नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। संसद का बजट सत्र आज शुरू। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी चेतावनी, गरिमा बनाए रखें, चुनाव चलते रहेंगे। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान, दी चेतावनी। दूसरी बड़ी अपडेट, गरीबों को हर महीने फ्री राशन और किसानों को सशक्त बना रही सरकार, राष्ट्रपति के अभिभाषण बजट सेशन से पहले। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, दलाई लामा ने तिब्बत को लेकर किया बड़ा ऐलान, अक्साई चाइना भी हाथ से निकलने वाला है चीन के। इस बीच एक और अपडेट में आपको बताएंगे, इजराइल के राष्ट्रपति की यूएई यात्रा के बीच हूती विद्रोहियों ने किया मिसाइल अटैक, अबू धाबी ने बीच हवा में ही मार गिराया, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, चाइना से $3 अरब का कर्ज लेने की फिराक में पीएम इमरान खान। तो सब कुछ खबरें एक करके बताएंगे। हैदराबाद में बनकर तैयार है संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, 5 फरवरी को पीएम भी करेंगे उद्घाटन। वहीं यूक्रेन को नाटो में शामिल करने में क्यों हो रहा है विरोध, तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गरीबों को हर महीने फ्री राशन और किसानों को सशक्त बना रही सरकार। बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने बजट सेशन से पहले मोदी सरकार की जमकर तारीफ। संसद का बजट सत्र सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। इस सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। इनमें अभिभाषण के राष्ट्रपति ने सबसे पहले देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को याद किया और उन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी है। भारत को उनके अधिकार दिलाए हैं और उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में देश के विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने दी विपक्ष को चेतावनी, चुनाव चलते रहेंगे, गरिमा बनाए रखें। कहा, चुनाव तो चलते रहेंगे, बजट सत्र को फलदायी बनाएं। दरअसल संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज हो रही है। पहले ही दिन आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और इसके बाद 1 फरवरी यानी मंगलवार को आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। इस बीच संसद का सेशन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने संसद पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि चुनाव होते रहेंगे लेकिन सांसद गरिमा को बनाए रखें। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा है कि ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं और चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से कहूँगा कि चुनाव तो चलते रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि स्पष्ट तरीके से बजट सत्र को फलदायी बनाएं। एक और अपडेट लेते हैं, दलाई लामा, बड़ी खबर, दलाई लामा चीन से विवाद सुलझाने में को लेकर नया ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि दलाई लामा ने एक बार फिर से गांधी जयंती के अवसर पर तिब्बत में जिस तरीके से तिब्बत को पूरी तरीके से चाइना ने कब्जा कर रखा है और अक्साई चीन पर भी जिस तरीके से कब्जा कर रखा है, उसको लेकर बड़े संकेत दिए हैं। यानी तिब्बत भी जाने वाला है, अक्साई चीन भी जाने वाला है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है। आपको बता दें, सीयू में ये बड़ी बैठक हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापना सप्ताह की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया और इस अवसर पर तिब्बत की आज़ादी पर मंथन हुआ है। यानी भारत में तिब्बत की आज़ादी को लेकर लगातार रणनीतियां चल रही हैं। इस बीच यूएन में भी तिब्बत और अक्साई चीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था, जहां पे भारत की तरफ से प्रतिनिधि ने भी उन्होंने कहा था कि चाइना जिस तरीके से दूसरे संभागों पर कब्जा कर रहा है, दूसरे के देशों पे कब्जा कर रहा है, वो ठीक नहीं है। चाइना इन सारी हरकतों को रोकना चाहिए। अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो फिर आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं तरीके से पूरी दुनिया में एक खतरनाक मैसेज जाएगा। यूएन में भी भारत के साथ साथ कई देशों ने चाइना के बढ़ती इस ताकत को रोकने की बात कही। तो दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में भी तिब्बत की आज़ादी पे मंथन हुआ, तो उधर चीन के दलाई लामा ने भी अपनी तिब्बत को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और कहा, गांधी जी के विचारों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक न एक दिन तिब्बत को आज़ाद कराएंगे।
एक और अपडेट, इजराइल के राष्ट्रपति की यूएई यात्रा के बीच हूती विद्रोहियों ने किया मिसाइल अटैक, अबू धाबी ने बीच हवा में मार गिराया। जी हां, इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग संयुक्त अरब अमीरात के पहले आधिकारिक यात्रा के तहत रविवार को अबू धाबी पहुंचे, लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां मिसाइल से हमला कर दिया। गनीमत रही कि यूएई ने इन बैलिस्टिक मिसाइल को बीच हवा में ही मार गिराया। रविवार को दागी गई इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में किसी को चोट नहीं आई और ना ही किसी तरीके की कोई क्षति हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट, नई नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, चाइना से $3 अरब का कर्ज लेने की फिराक में है पीएम इमरान खान। नकदी की संकट से जूझ रहे पाकिस्तान चाइना से $3 अरब का कर्ज जुटाने की कोशिश में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगले हफ्ते होने वाली चीन यात्रा में इस कर्ज पर सहमति बन सकती है। पाकिस्तान की मीडिया में रविवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक इमरान 3 फरवरी को चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा करेंगे और इस दौरान उनका चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और उनके सामने बाकायदा कटोरा भी फैलाने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में पाक सरकार के अधिकारियों को उद्धृत करते हुए कहा है, इमरान की इस यात्रा के दौरान चीन $3 अरब के एक और कर्ज को मंजूरी दे सकता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के $11 अरब के कर्ज दे चुका है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इमरान की इस यात्रा के दौरान चीन $3 अरब के एक और कर्ज को मंजूरी देगा। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हैदराबाद में बनके तैयार हुआ संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा 5 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 5 फरवरी का दिन हैदराबाद के लिए काफ़ी खास साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद से 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को कहीं न कहीं एक तरीके से वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की याद में बनाया गया है और इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। प्रतिमा में 1800 टन से अधिक पंच लोहा का इस्तेमाल किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ेंगी, पुलिस बोली थाने नहीं आए तो होगी कार्रवाई। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज होने के बाद भूमिगत यानी अंडरग्राउंड चल रहे खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षक थाने आकर नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि आरोपित कोचिंग संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि केस दर्ज होने के बाद से अभी तक 6 शिक्षकों ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। पुलिस ने ये बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूपी आगरा में गरजे सीएम योगी, कहा मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगी है सपा की लाल टोपी। भाजपा ने आगरा में पूरी ताकत झोंक दी। रविवार को स्मृति ईरानी धर्मेंद्र प्रधान आगरा में थे। वहीं आपको बता दें सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार अभियान के लिए आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री किरावली में भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के समर्थन में छोटी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। संवाद के 300 प्रभावी मतदाताओं को बुलाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफ़ी लोग पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने किरावली के मैदान से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर फिर से मंथन किया और उन्हें कांग्रेस और बसपा पर भी करारे प्रहार किए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे किशन भरवाड़ हत्याकांड, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों पर हमले को उकसाता था दिल्ली का मौलाना, हुआ गिरफ्तार। फेसबुक पे कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गुजरात के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मामले में अब तक दिल्ली से भी तार जुड़ रहे हैं। गुजरात एटीएस ने इसी मामले में दिल्ली के एक मौलाना को गिरफ्तार किया। एटीएस ने इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार मौलाना ने अपने एक संगठन के जरिए कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों के वीडियो प्रसारित किए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को इस्लाम का अपमान करने वालों को निशाना बनाने के लिए उकसाया जा सके। एटीएस के अधिकारियों ने कहा है कि मौलाना कामरागी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और इस मामले में गिरफ्तार होने वाला दूसरा मौलाना है। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने मोहम्मद आयूब जारवाला को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
एटीएस के पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख ने कहा कि 30 वर्षीय किशन भरवाड़ को कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी शब्बीर चोपड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए मौलाना कमरानी उस्मानी के संपर्क में था और ने कहा कि गिरफ्तार मौलाना तहरीक फ़रोग़ इस्लामी नाम का एक सामाजिक संगठन भी चलाता है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां पे यूपी चुनाव के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में सब कुछ चंगा, इस बार फिर से बनने जा रही है सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें यूपी में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। एक और सर्वे निकल के आया, इस सर्वे में साफ साफ सर्वे में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार को 250 प्लस के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक करारा झटका लगा है। एक और अपडेट लेते हैं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को क्यों विरोध कर रहा है रूस, इसकी संभावना क्या है। दरअसल यूक्रेन को अब नाटो देशों में शामिल कराना चाहते हैं कई देश। रूस ने यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल नहीं किए जाने की मांग की। रूस का कहना है कि नाटो यूक्रेन से नज़दीक बढ़ा रहा है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि दावा किया है कि यूक्रेन के न चाहने के बाद भी नाटो से अपने गठबंधन में शामिल करना चाहता है। हालांकि नाटो सदस्य देश यूक्रेन के पक्ष में है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। रूस के आक्रमण की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय देशों को सीमाओं पर और अधिक नाटो सैनिकों की तैनाती की मांगी है। फिलहाल दोस्तों नाटो में अगर यूक्रेन को शामिल कर दिया जाता है तो एक यूक्रेन पे हमला यानी फिर नाटो पे हमला होगा और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से दुनिया भर के देशों की रणनीति कहीं ना कहीं यूक्रेन वर्सेस नाटो वर्सेस करने